डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? फाइन, गुड। डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर जो टॉपिक डिस्कस किए हैं उनमें हमने देखा कि जो प्रेजेंट वैल्यू क्राइटेरिया है, जो कि हम जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं रियल एसेट्स के अंदर तो हमें चाहिए होता है, और हमने देखा कि उसकी जो एक कम्प्लेक्स सिचुएशन है, कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई कैसे किया जाए, उस पर हमने कुछ टूल्स, कुछ शॉर्टकट्स हमने स्टडी किए। उसी शॉर्टकट्स के थ्रू हमने एग्जांपल्स और केसेस सॉल्व किए। हमने जो टेबल्स थे उनका भी फ़ायदा उठाया, सपोर्ट हासिल की और कैलकुलेशंस को एक इजी और टाइम एफिशिएंट वे में उसको हल किया। अब आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ। जो आज हम डिस्कस करेंगे वो हाउ टू वैल्यू कॉमन स्टॉक। हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्लान्स को देखा और उसको कैलकुलेट किया, उसका क्राइटेरिया हमने अंडरस्टैंड किया। आज हम देखेंगे कि जो एक रियल टर्म्स के अंदर, रियल वर्ल्ड के अंदर जो कॉमन स्टॉक की वैल्यूएशन है वो कैसे की जाती है, उसके क्या क्राइटेरिया है। Then we discuss about the capitalization rates and the different returns measurements. The value of common stocks. Dear students, it is very important to understand the corporate world, और उस corporate world के अंदर जो हम आगे बढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जो हमारी calculations, हमारे जो challenges हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। Think about different corporations. जब हम उनकी वैल्यूएशन करते हैं, उनकी स्टॉक की वैल्यूएशन करते हैं, उनकी वर्थ फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो एक जो एक्सपर्ट है, एक जो बीइंग ए फाइनेंशियल एक्सपर्ट, आप मुख्तलिफ लोगों के अंदर घिरे हुए होते हैं, मुख्तलिफ चैलेंजेस आपको दरपेश होते हैं, एंड यू समटाइम कम अक्रॉस विद अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ए पीपल, डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल, जो कि आपको अप्रोच करते हैं इन डिफरेंट सराउंडिंग्स, और उसमें वो आपको डिफरेंट रेसिपीज अपनी ऑफर कर रहे होते हैं इन ऑर्डर टू कैपिटलाइज ऑन द इन्वेस्टमेंट प्लान्स, जो कि आपको एक हैंडसम अमाउंट देगा कि अगर आप उनके रोड मैप पे या उनके प्लान को फिगर आउट करते हैं। लेकिन होता क्या है, द मेन इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इज कि नोबडी हैज़ ए सुपीरियर इन्वेस्टमेंट रेसिपी, कि आपको कोई भी एक अच्छा प्लान आउट दे दे। वट हेयर, और हम यहाँ पे डिस्कस भी नहीं करना चाह रही है, वट वी बेसिकली हेयर टू डिस्कस इज हाउ टू वैल्यू द इन्वेस्टमेंट्स एंड वाई दोज इन्वेस्टमेंट्स और फ्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स आर प्राइस्ड हायर कंपेयर टू अदर्स। और अब जब हम देखते हैं कि डिफरेंट जो कॉरपोरेशंस हैं उनके लिए क्राइटेरिया क्यों इंपॉर्टेंट है व्हेन वी वांट टू फिगर आउट कि उनकी एक्चुअल नेट वर्थ क्या है, उनकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, एंड फॉर दैट रीजन यू गॉट टू अंडरस्टैंड हाउ टू वैल्यू द कॉमन स्टॉक। इधर हम देखते हैं एक एग्जांपल जो शुरू हुई, 9.9 बिलियन शेयर्स ऑफ जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स ओन्ड बाय अप्रॉक्सीमेटली 2 मिलियन शेयर होल्डर्स। फॉर एग्जाम्पल लार्ज पेंशन फंड, इंश्योरेंस कंपनीज। जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स है, ऑब्वियसली दैट इज ए मल्टीनेशनल कंपनी एंड इट्स बिजनेस इज ऑलमोस्ट spread in various countries, और इसमें हमें कुछ स्टैट्स गिवन है इस स्लाइड्स के अंदर, जिसमें उन्होंने बताया कि जो इनके अमाउंट, जो शेयर्स हैं, दैट इज अमाउंट टू 9.9 बिलियन, अप्रॉक्सीमेटली 10 बिलियन, विद 2.1 मिलियन ऑफ शेयर होल्डर्स, जो कि इन्वेस्टमेंट बैंक्स भी हैं, जो कि लार्ज पेंशन फंड्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं। The more share you own, the larger you share of the company। और हमें पता है कि आप इस कंपनी के जितने भी शेयर्स आके खरीदेंगे, जितना भी ज़्यादा उसका वॉल्यूम होगा जो ट्रेड करेंगे, तो आप इसके हिस्सेदार, आपका जो हिस्सा होगा वो भी प्रोपोर्शन वाइज इंक्रीज करता जाएगा। सो लेट्स सपोज इफ़ यू ओन द जनरल इलेक्ट्रॉनिक, जो आपके यहाँ पे एग्जांपल गिवन है, शेयर्स,
और आप कहते हो कि जी ये 2% शेयर्स हैं या 0.002% है, सो एज इट मूव्स ऑन टू 1%, 2%, 3 और 4%, आपका भी एक मार्जिन इंक्रीज करता जाएगा. And the main important thing to understand is when it comes to trade those shares, how you value those shares, and there are different challenges up to you. कि आपने ये फिर प्लान आउट करना है कि जी इसका क्या क्राइटेरिया है, क्या वो प्रोसेस है जिसकी बेसिस पे आया कि जो स्टॉक आप इन कंपनीज के ट्रेड करना चाह रहे हैं कैपिटल मार्केट्स में वो फेयरली प्राइस भी हैं कि नहीं. तो हमने देखा कि जो सेल्स ऑफ न्यू शेयर्स हैं टू रेज न्यू कैपिटल आर सेड टू अकर इन द प्राइमरी मार्केट. जो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने डिस्कस किया था प्राइमरी मार्केट्स का जो मैकेनिक्स हैं, जो फीचर्स हैं, दैट कि जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, आपकी कॉर्पोरेशंस हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन दे वांट टू हैव अ कैश इन देयर कंपनीज, सो दे रेज अप द कैपिटल. हाउ दे डू इट? अप्रोच द प्राइमरी मार्केट्स. और उस पे जो भी कैश और जो भी एक फंड्स वो जनरेट करेंगे उसको वो कैपिटलाइज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दैट इज बेसिकली द ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ द कॉर्पोरेशन. एंड देन कम्स द सेकेंडरी मार्केट्स, जिसको हम आम तौर पे कहते हैं सेकंड हैंड शेयर्स की मार्केट, जिसमें जो ऑलरेडी आपकी जो ट्रेडेड शेयर्स हैं वो ट्रेड आउट होंगे. लेकिन हमें ये पता है कि ये जो बाइंग और सेलिंग का मैकेनिज्म है दैट इज वेरी क्रिटिकल, दैट इज वेरी रिस्की. सो मेन जो क्वेश्चन इम्पोज होता है, हाउ टू चूज द स्टॉक्स, एंड टू आंसर दिस क्वेश्चन यू गॉट टू आंसर हाउ द कॉमन स्टॉक्स आर वैल्यूड. So discount factor is just to same for valuing common stock, present value. इस स्लाइड के अंदर आपको ये बताया जा रहा है कि थिंक अबाउट कि जब आपने ट्रेड करना है कोई भी शेयर और आप उसके ओनर हो, यू बिकम द स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर इन मिनिमम प्रोपोर्शन इवन, तो आपके पास वो क्या क्राइटेरिया है कि आया कि आपको पता चले कि मेरे पास जो शेयर्स हैं उसकी एक्चुअली वैल्यू क्या है. और फिर जब हमने उसको देखा तो दैट इज बेसिकली सिमिलर इफ यू समहाउ फाइंड द डिस्काउंट फैक्टर ऑफ योर कॉमन स्टॉक, जो कि तमाम डिफरेंट जो रियल एसेट्स हैं जो हमने पहले कैलकुलेशन देखी उसका भी हमने जब डिस्काउंट फैक्टर फाइंड आउट किया तो यू कैन इजीली फिगर आउट व्हाट इज एक्चुअली द वर्थ ऑफ योर रियल एसेट. तो कॉमन स्टॉक जो है, ऑलवेज रिमेंबर कि ये एक कंपनी के जो कॉमन सिक्योरिटीज हैं, कॉमन स्टॉक होल्डर्स की जो सिक्योरिटीज हैं, इसकी वैल्यू है एंड यू गॉट टू वैल्यूएट. आपने इसकी वैल्यूएशन करनी है और दैट इज अ वेरी रिस्की ऑक्यूपेशन. यू गॉट टू अंडरस्टैंड द इन एंड आउट प्रोसेस ऑफ इट. यू गॉट टू अंडरस्टैंड विच इज द बेस्ट क्राइटेरिया फॉर इट एंड हाउ टू डू इट. So how to value common stocks? Shareholders receive cash from the company in the form of a stream of dividends. So actually ये जो आपको स्लाइड बता रही है पहला पॉइंट कि जो आपके पे ऑफ्स हैं, जैसे आपने डिफरेंट रियल एसेट्स के अंदर जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको जो प्रॉमिस फ्यूचर कैश इनफ्लोज आते हैं जिसको हम पे ऑफ्स कहते हैं. जब आप किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, बीइंग ए शेयर होल्डर, जो आपको इस पे अर्निंग्स है, जो आपको बोनसेस इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड्स हैं, उनको हम डिविडेंड कहते हैं जब आते हैं, दैट इज बेसिकली एक्चुअली योर पे ऑफ्स. और उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है दैट इज इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर डिविडेंड्स. तो हम ये देखते हैं जो एक शेयर होल्डर्स हैं जो कि कॉन्ट्रीब्यूटर है किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट के अंदर, उनके कैपिटल को रेज कर रहे हैं, तो उनका जैसे हमने डिस्कस किया ऑब्जेक्टिव यही है कि उनकी जो वेल्थ की मैक्सिमाइजेशन हो, वो मैक्सिमम गेन हासिल करें. उन्होंने कंपनी के ऑपरेशंस को ट्रस्ट किया हुआ है और ऑब्वियसली इनडायरेक्टली जो मैनेजर्स की है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो शेयर होल्डर्स को उनका फेयर रिवॉर्ड दें. इस बेसिस पे जो प्रेजेंट वैल्यू आपने जो स्टॉक की जो लेन देन करेंगे, जो भी आप बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, हाउ टू फाइंड आउट, अगर आप प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर लेते हैं उसके डिविडेंड्स की, एक्सपेक्टेड फ्यूचर डिविडेंड्स के,
Is there any application for the capital gain that the shareholders are expected to earn? अब यहाँ पे this is not a simple situation anymore, क्योंकि जो expected future dividends हैं वो तो आपको रिटर्न मिल ही रहा है, लेकिन what about जो कैपिटल इन्वेस्ट किया उस पर जो कैपिटल गेन है उसकी कैसे ट्रीट करनी है आपने, हाउ डू यू ट्रीट इट? तो इसको हम मार्केट कैपिटलाइजेशन रेट कहते हैं. You got to understand and find out the market capitalization rate, and you got to adjust it whatever the dividends you're going to receive in the future time period. अगली स्लाइड पे हम देखते हैं, चलते हैं. हाउ टू वैल्यू द कॉमन स्टॉक्स. एक्सपेक्टेड रिटर्न. व्हाट इज बेसिकली द एक्सपेक्टेड रिटर्न? हमने जैसे प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया, द परसेंटेज यील्ड दैट एन इन्वेस्टर फोरकास्ट्स from a specific investment over a set period of time. ये जो रिटर्न की आपकी परसेंटेज है, that gives you the brief insight in terms of percentage कि आपको इस पे earnings कितनी मिल रही है. The period you hold it, you invest in the stock, and the period you hold it. After holding that investment, how much amount you are receiving in percentage term, and sometime called the market capitalization rate, और इस रेट को हम मार्केट कैपिटलाइजेशन रेट भी कहते हैं. The cash payoff to owners of the common stocks comes in two forms. जैसे कि हमें पता चला कि जो भी एक कॉमन स्टॉक के ओनर्स हैं उसके दो टाइप्स हैं, एक कैश डिविडेंड्स एंड कैपिटल गेन्स या लॉसेस आउट ऑफ इट. एक एग्जांपल शेयर करते हैं. सपोज दैट द करंट प्राइस ऑफ ए शेयर इज P0, दैट द एक्सपेक्टेड प्राइस एट द एंड ऑफ ए ईयर इज P1, एंड दैट द एक्सपेक्टेड डिविडेंड्स पर शेयर इज डिविडेंड एट ईयर 1. वी गेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न इन दिस फॉर्म which is basically the dividend. इधर हम देखते हैं कि जो डिविडेंड की बात हुई, जो कि आप कहते हो the shareholders का जो रिटर्न है, बेनिफिट है, and this is basically this part P1 and P0, और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं P0 पे कि whatever gain आफ्टर ए होल्डिंग पीरियड इस इन्वेस्टर के पास आया. डियर स्टूडेंट, इस एग्जाम्पल को हम देखते हैं. सपोज फ्लेजिंग इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक इज सेलिंग फॉर $100 ए शेयर, जो कि P0 इज इक्वल टू 100. और हमने देखा कि जो P0 है आपका, इफ यू जो P0 आपका गिवन है, that is basically the 100, and investors expect a $5 cash dividend over the next year, जो कि dividend आपका 5. They also expect the stock to sell for $110 a year, hence P1 becomes 110. तो जब इसकी वैल्यूज हम पुट करेंगे, that is basically your dividend, right? This is basically your P1 and this is basically your P0. This is equal to P0. You get the expected return of 15%. So हमने ये देखा कि जो expected return है, वो जब हमने फाइंड किया कोई भी गेन का इस फ्लेजिंग इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक का, जिसमें हमने देखा कि जो एक शेयर होल्डर है जो इन्वेस्टमेंट करता है, उसमें ना सिर्फ जो डिविडेंड पे उसको जो अमाउंट मिलेगी हम उसको ऐड करेंगे उस कैपिटल गेन में, जो कि अगर वो लेट्स सपोज उस स्टॉक को आगे सेल आउट भी करता है और जो इस पे गेन कमाएगा, तो ये उसका जब एड अप करेंगे और उसका हम जब डिवाइड करेंगे तो वी कैन इजीली फाइंड आउट द एक्चुअल एक्सपेक्टेड रिटर्न विच इज 15%. नाउ इफ यू गोइंग टू ब्रेक आउट द फार्मूला, वी गेट द डिविडेंड यील्ड्स एंड द कैपिटल एप्रिसिएशन. और ये जो डिविडेंड यील्ड है, अगर हम मजीद आगे जाएंगे तो हमें पता चला कि ये यही आपका, अगर ब्रेकअप किया फार्मूले को, डिविडेंड 1 डिवाइड बाई P0, ठीक है, ये आपका बेसिकली डिविडेंड यील्ड को शो कर रहा है. एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेशियो फॉर द इन्वेस्टर्स इन ऑर्डर टू
find out the firm's situation or any firm's stock value, in order to find out the value of any firm's stock. And this rest of the formula जो कि हमने किया, तो that is basically the capital appreciation या capital gain का एक रिटर्न फाइंड करने के लिए. हम आगे चलते हैं. ऑन द अदर हैंड, इफ यू आर गिवन इन्वेस्टर्स फोरकास्ट ऑफ डिविडेंड एंड प्राइस एंड द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफर्ड बाय अदर इक्वली रिस्की स्टॉक, यू कैन प्रेडिक्ट टुडेज प्राइस. इसमें आपको ये बताया गया कि लेट्स से अगर कोई भी इन्वेस्टर है, इफ यू आर ए गिवन इन्वेस्टर, फोरकास्ट ऑफ डिविडेंड प्राइस, अगर प्राइस और जो डिविडेंड है जो फ्यूचर में एक प्रॉमिस अमाउंट आपको गिवन दी है, तो यू कैन इजीली फाइंड आउट द टुडेज प्राइस जो कि P0 है. और उसको जब आप अरेंज करेंगे तो डिविडेंड प्लस P1 डिवाइड बाय P0 विच इज एग्जैक्टली द प्राइस ऑफ योर स्टॉक. नाउ फॉर फ्लेजिंग इलेक्ट्रॉनिक्स डिविडेंड इज 5 एंड हम उसी अगर एग्जांपल को आगे लेकर चलते हैं, तो हमने देखा कि यहाँ पे जो डिविडेंड है दैट इज बेसिकली 5, P1 आपको गिवन है, लेट्स सपोज 110, और जो 15% में इंटरेस्ट रेट फाइंड किया अगर वो भी आपको गिवन है, जो कि एक सेम रिस्क की क्लास, उस पर हम जब डिस्काउंट करेंगे तो व्हाट एग्जैक्टली यू गेट द एक्चुअल अमाउंट इन $100. डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसको देखें, ऑन द अदर हैंड, इफ यू आर गिवन इन्वेस्टर्स फोरकास्ट ऑफ डिविडेंड एंड प्राइस and the expected return offered by other equally risky stock, you can predict today's price, जिसका फार्मूला उन्होंने यहाँ पे दिया है कि लेट्स सपोज अगर आपको डिविडेंड की वैल्यू गिवन है, अगर आपको जो प्राइस है, जो सेलिंग प्राइस है वो आपको पता है जो फोरकास्टेड है, और अगर आपको इसका सेम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी पता चल गया, यू कैन इजीली फिगर आउट व्हाट इज एग्जैक्टली दी टुडेज प्राइस ऑफ योर स्टॉक. जो कि अगर हम अगली एग्जाम्पल में देखें कि जो फ्लेजिंग इलेक्ट्रॉनिक्स थी, जो डिविडेंड हमें पता था कि जी वो $5 का है, जो कि ये था, और P1 की वो 110 थी. और जब हमने देखा कि जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है ऑन सिक्योरिटीज इन द सेम रिस्क क्लास, जो कि एक सेम ही इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री का है, उसका 15% ही है, जैसे कि हमने फाइंड आउट किया था, तो व्हाट वुड बी दी टुडेज प्राइस, जो कि $100 है. और वो जब इस फॉर्मूले हमने अप्लाई किया, पुट किया, तो आपके पास $100 एग्जैक्टली द सेम अमाउंट आई. नाउ दिस बेसिकली गिव्स यू द आइडिया कि दिस इज बेसिकली द डिविडेंड 1, this is basically your price 1 after year 1, right, and this is exactly the discount figure जो कि आपकी रेट है 1 plus R, and this are given which is basically the 15%. तो आपके पास प्राइस आ गई. Now what happened when the price of the stock calculated is greater than $100 and what happened to the rate of return? Now dear students, यहाँ पे ये एक सवाल पैदा होता है कि हमने जो भी प्राइस स्टॉक की कैलकुलेट की, अगर वो $100 से बढ़ती है तो आपके रेट ऑफ रिटर्न पे क्या इफेक्ट होता है इसका. तो हमने देखा कि जो रेट ऑफ रिटर्न है वो आपका इंक्रीज कर जाएगा, आपको प्रॉफिट की तरफ लेकर जाएगा, और उसके इंक्रीज की वजह से उसकी डिमांड बढ़नी शुरू होनी है. उस स्टॉक की प्राइस जो है, जब उस पर बहुत से इन्वेस्टर्स डिमांड करेंगे, उससे उनका रेट ऑफ रिटर्न इंक्रीज होगा, और उस रेट ऑफ रिटर्न जो एक्सपेक्टेड आपका है, जब रेट आपका इंक्रीज करेगा, सो दैट इज बेसिकली द हेल्दियर साइन फॉर द शेयर होल्डर्स. एंड थिंक ऑफ द सिचुएशन वेयर द प्राइस इज लेस देन द $100. What happened to the rate of return? जो आपका रेट ऑफ रिटर्न है, जब ये गिरेगा, आपकी जो भी $100 है, अगर वो इससे नीचे डाउनफॉल के अंदर आता है, तो व्हाट एग्जैक्टली हैपन कि जो इन्वेस्टर्स हैं अपना पैसा वहाँ से उठाएंगे, एंड दे बेसिकली शिफ्ट देयर इन्वेस्टमेंट प्लान टू सम अदर स्टॉक इन बाइंग सम अदर कंपनी स्टॉक, और उसकी वजह से आपकी जो स्टॉक प्राइस है वो बैडली इफेक्ट होगी. आइए चलते हैं नेक्स्ट सिचुएशन पे.
In fact, we can look as far out in the future as we like, removing p's as we go. एक मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन जिसकी बेसिस पे ये फार्मूला जो बनाया कि डिविडेंड डिवाइड बाय 1 प्लस आर इन कंसेक्यूटिव ईयर्स, जो हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए कि आपका जो डिविडेंड 1 एट ईयर 1 उस पर डिस्काउंटेड रेट एंड देन द 2 एंड अप टिल h number of years, or we can reduce it to dividend t divided by 1 plus rt plus ph 1 plus r. इसका मजीद simplify when the h approaches infinity, the present value of the terminal price ought to approach 0, and we can therefore forget about the terminal price entirely and express today's price as the present value of a perpetual stream of cash dividends, जो भी हमने perpetuity पहले डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर्स के अंदर. और जब हम इस का फ़ायदा उठाते हुए कि h अप्रोचेज टू इन्फिनिटी तो टर्मिनल वैल्यू बिकम द 0, और इसका फ़ायदा उठाते हुए जब इसको कंज्यूम करेंगे, जब इसको कंप्रिहेंसिव फॉर्म में लिखेंगे, तो देन वी गेट द रिजल्ट ऑफ दिस फार्मूला विच इज़ द एक्चुअली द प्राइस ऑफ स्टॉक विच इज़ द कॉमन स्टॉक. और जो इसकी जो कैश फ्लो है जो C है दैट इज़ बेसिकली द डिविडेंड एट एनी टाइम. तो जो वैल्यू कॉमन स्टॉक capitalization rate can be estimated using the perpetuity formula given minor algebraic manipulation, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा, लास्ट स्लाइड में देखा. और कैपिटलाइजेशन रेट इज बेसिकली इस फार्मूले से रिप्रेजेंट हो रही है कि जी आपकी पी नॉट जो प्राइस है जो कि आपकी टुडे स्टॉक प्राइस को शो कर रही है, एंड डिविडेंड एट टाइम ईयर 1 जो पे आपको प्रॉमिस मिलना है. दिस आर इज बेसिकली योर डिस्काउंटेड रेट एंड दैट इज गिवन योर ग्रोथ जिसे आप माइनस कर रहे हैं. एंड जब हम इसको कैपिटलाइजेशन रेट फाइंड करना है तो ये सिंपली रीअरेंज इट, ये जो एक्सप्रेशन नंबर 1 है, एंड यू गेट दी आर which is basically the dividend of 1 year divided by the price, today's price plus G. अब डियर स्टूडेंट जो कैपिटलाइजेशन रेट है वो हमने अभी देखा कि which is basically the dividend divided by price plus G, और हमें पता है जो डिविडेंड है डिवाइड बाय जब P हम करेंगे तो दैट गिव्स यू द डिविडेंड यील्ड. सो हमें पता चला दिस इज द फर्स्ट पार्ट जो हमने डिस्कस किया, दैट इज बेसिकली योर dividend yield, and this is basically the tricky one, the growth. और क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि how to estimate it. Now case of Pinnacle West Corporation, एक कॉर्पोरेशन है. In May 2013 its stock was selling for about $49 per share. Dividend payments for the next year were expected to be 1.60 a share, okay, dividend. Thus it was simple matter to calculate the first half of the discount cash flow formula. हमें पता है कि जो डिविडेंड है that is given in year 1 is $1.60 and the price P naught is $49. So you simply find out the dividend yield by dividing these two and you get 33%, 3.3%. So this is basically the yield, the dividend yield, which is obviously very easier to calculate. और हम जब previous हमने कैलकुलेशंस देखी, जो फार्मूला हमने कंसीडर किया था जिसके अंदर डिविडेंड यील्ड था और प्लस हमने देखा जो कैपिटल गेन है, दैट इज बेसिकली द ग्रोथ रेट, एंड ग्रोथ रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एस्टिमेट एंड इट इज वेरी क्रिटिकल एंड इट्स नॉट एन ईजियर पार्ट फॉर द एनीवन हु इज बेसिकली देयर टू कैलकुलेट द कॉमन स्टॉक. हमने पहला पार्ट तो इसका कर लिया जिसके अंदर डिविडेंड यील्ड उन्होंने बता दी कि 3.3% है. Now the expected rate of the dividend growth forecasted to be annual growth of 6.6%. हम ये एक estimated figure ले लेते हैं, assume कर लेते हैं इधर
that is exactly the 66.6%, right? So how to get the actual cost of equity capital, क्योंकि ये जो cost of equity जो R है, हम इसको इसलिए कह रहे हैं कि that is somehow the opportunity cost of the others, और ये जो R है you can easily figure out by taking the fraction of dividend 1 and the P naught plus G. और हमने लास्ट फिगर के अंदर देखा this R is basically your capitalization rate, जिसमें हमने assume किया है कि this is a very tricky part G, कि how to, what is basically the annual growth of it. हमने estimate किया कि this is 6.6%. You simply add both of them and you get the result of 9.9%. So this is basically the cost of equity capital. This is exactly the R you are looking for, जिस पे आप अपने स्टॉक को डिस्काउंट करेंगे. क्योंकि थिंक अबाउट जो कॉमन स्टॉक है किसी भी कंपनी का, इधर जो फ्लेजिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपनी थी, आप ये देखें कि जी ये जो भी सिक्योरिटीज़ है, कॉमन सिक्योरिटीज़ हैं, स्टॉक सिक्योरिटीज़ हैं, ये किसी ना किसी का कैपिटल है जिन्होंने रेज किया हुआ है, किसी ना किसी के पैसे से इसमें कंज्यूम हुआ हुआ है, जिससे प्रोडक्ट्स बन रही हैं, जिनका स्टॉक ट्रेड हो रहा है. और उसी इंडस्ट्री के अंदर देयर आर अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ कंपनी विच आर डीलिंग इन द सेम बिजनेस. तो समटाइम्स you can easily find out the growth by estimating it, by assuming it that it could be like here 6.6%, or you take the average of all the industries in the same, taking the average of all the corporations and the companies in the same industry and take that as your factor of growth, cost of capital, जो आपकी cost of equity है, जो opportunity cost बन जाती है. इधर हम फाइंड करने के लिए जो है कि डिविडेंड है आपका 1, उसको आपने जो यील्ड है बेसिकली जो डिविडेंड यील्ड है उसको हमने ऐड किया ग्रोथ के साथ, और आफ्टर दैट वी कम टू नो कि जी इसकी जो रिक्वायर्ड कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल है दैट इज बेसिकली स्टूड एट 9.9%. An alternative approach to the estimating long run growth starts with payout ratio, the ratio of dividends to earning per share, कि जो भी आपका डिविडेंड है, जो भी रेशियो ऑफ डिविडेंड्स है उसको आप अर्निंग पर शेयर से डिवाइड करते हो, उसका फ्रैक्शन लेते हो, यू गेट द रिजल्ट ऑफ इट. एंड फॉर पेनिकल दिस फॉर फोरकास्टेड एट 43%. लेट्स अज्यूम हम पेनिकल से पेनिकल जो कॉर्पोरेशन है उसकी साइड पे उसको हम दोबारा स्टार्ट करते हैं, एंड हमने देखा दिस वाज फोरकास्टेड एट 43%. और ये जो फिगर है बेसिकली ये इस चीज को शो कर रही है कि दिस 43% इज योर पे आउट इन परसेंटेज टू शेयर होल्डर्स in terms of earnings per share, right? So if we want to know how much the company has reinvested it, we will figure out the flowback ratio, and by taking the minus it with the number 1, with the figure 1, we get basically the 57%. And this is basically the payout ratio is dividend divided by EPS, जो भी आपके dividend है divided by the ratio divided by EPS, earning per share. और जो 57% है, but it says basically that shows this much percentage has been reinvested in company's operations. And the return measurements also, Pinnacle's ratio of earning per share to book equity per share was about 11%. हम ये
एज्यूम कर लेते हैं, एंड रिटर्न ऑन इक्विटी इज इक्वल टू अर्निंग पर शेयर डिवाइड बाय बुक इक्विटी पर शेयर. और जो रिटर्न ऑन इक्विटी इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियो इन which gives you the idea कि whatever the equity or in terms of a common stock, the capital being raised for the first time and owned by the company, how it utilizing in order to find out कि उसकी जो percentage है वो उसकी earning per share के लिहाज से कितनी है, and this is rightly about 11% which is given here, and the dividend growth rate can be easily find out if you got the return on equity and plus if you got the plowback ratio कि कितना परसेंट जो है इन्होंने बेसिकली कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया. एंड वी कैन इजीली फाइंड आउट द डिविडेंड ग्रोथ रेट विच इज अनदर इम्पॉर्टेंट फिगर जो आपके पास रेशियो है, और वही आपको ये बता रही है कि लेट्स सपोज एंड अज्यूम कि जो प्लोबैक आपकी रेशियो थी, अगर हम उसके स्टैट लें विच इज बेसिकली दी 0.57, हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.11 से, so you will get the result of 6.3%. Now here we see that the plowback ratio is 0.57 when we are going to multiply it with the return on equity which is 0.11. It gives you exactly the same 6.3%. and ये जो आपका ग्रोथ है यहाँ पे, क्योंकि ये हमने जो कैलकुलेट किया, अगर हम इसको रिकॉल करें कि दिस 6.3% और जो आपकी एक एस्टिमेटेड फिगर थी विच इज बेसिकली 6.9%, there is not much difference of it. Obviously in a real terms when you get into the difference calculations और estimations आपकी होती हैं, आपकी अपनी judgments हैं, when you do the calculations एक difference पैदा हो जाता है. इधर unfortunately इतना difference नहीं है, लेकिन this is why it is very critical, very tricky part कि how to basically get to that growth rate. और ये जो dividend growth rate है you can easily find out by multiplying the return on equity figure with the dividend. You can easily find out the dividend growth rate when you going to multiply the plowback ratio, whatever the amount you been reinvested again, into the return on equity जो आपने find किया यहाँ पे, and that should to 6.3%. अब हम केस डिस्कस करते हैं the fly peppers stock. Dear student, this is a case of fly peppers stock, and in March 2001 fly pepper stock sold for about $73. Security analysts were forecasting a long-term earnings growth rate of 8.5%. The company was paying dividends of $1.68 per share, and you're going to find out कि इसी केस के अंदर अगर आप इसका डाटा फाइंड आउट करें तो नीचे गिवन है, जैसे कि हमने देखा कि इस स्टॉक की जो प्राइस है, इनिशियल प्राइस $73 थी, डिविडेंड जो इसको मिला जो प्रॉमिस 1.68 है, और इसकी ग्रोथ 8.5% है. Now dear students, the dividend growth rate, if Pinnacle earns 11% of book equity and reinvests 57% of that, then the book equity will increase by 6.3%, जो कि हमने यहाँ पे देखा कि it is basically the multiplication of these two decimal figures, और इस पे आपको 6.3% मिला. प्लोबैक हमने जो कैलकुलेट की हुई थी पीछे, that is basically 0.57. अगर हम इसके अंदर 0.1 मल्टीप्लाई करें तो you can easily get the growth of थी, जो कि यहाँ पे ये कैलकुलेट किया गया. और अगर हम इसको रिकॉल करें, जो लास्ट आपका ग्रोथ अज्यूम था दैट इज 6.9%, जो कि एक अज्यूम फिगर थी. सो द वैल्यू इन कॉमन स्टॉक कंप्यूटेशन ऑफ टुडेज स्टॉक प्राइस विच स्टेट दैट शेयर वैल्यू इक्वल्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल एक्सपेक्टेड फ्यूचर डिविडेंड्स, एंड हियर इज द फार्मूला गिवन, जिसको अगर हम अंडरस्टैंड करें, जो कि हमें पिछली स्लाइड्स के अंदर हमने डिस्कस किया था कि दैट इज बेसिकली द डिविडेंड ऑफ 1 and 2 period and so on up till h period of time,
और इसी को अगर हम देखें, कोई एग्जाम्पल कोट करें, द करंट फोरकास्ट आर ऑफ XYZ कंपनी टू पे डिविडेंड्स ऑफ $3, 3.24 and 3.50 over the next 3 years respectively. At the end of 3 years you anticipate selling your stock at a market price of $94.48. What is the price of the stock given at 12% expected rate? इसके अंदर हमें पता है कि जो आपके डिविडेंड्स गिवन है वो रिस्पेक्टिव 3 ईयर्स के. सो अगर हम डाटे की बात करें तो डिविडेंड 1, डिविडेंड 2 and then the dividend 3 is given. Here is $3 and this is given $3.24 and this is 3.50. और जो आपको स्टॉक मार्केट प्राइस है, जो सेलिंग प्राइस P1 that is 94.48 given, and again the expected return जो आपने return is 12% given. So you can easily apply the formula, which is basically after applying you get the result of $75, which is basically given here. So this is basically your dividend 1 जो कि हमने figure out किया. This is basically your dividend 2 and this is basically the dividend plus the actual amount, which is 3.50 is dividend 3, and again whatever the gain वो जो amount आपके पास है और plus आपने discount factor से किया है, and this is basically actually your selling price. तो इस फार्मूले से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ योर कॉमन स्टॉक. If we forecast no growth and plan to hold out stock indefinitely, will then value the stock as perpetuity. आप कोई भी स्टॉक है उसको आप ग्रो नहीं करते, there is no growth, आप फोरकास्ट करते हैं और आप उस स्टॉक को होल्ड करना चाहते हैं, तो हाउ टू वैल्यू दैट स्टॉक? वी हैव ए परपेचुटी कैलकुलेशन ऑफ इट, जो कि हमने परपेचुटी फार्मूला जो लास्ट टाइम डिस्कस किया है उसमें हमने देखा कि जो डिविडेंड है आपके व्हेन यू गोइंग टू डिवाइड इट विद द एक्चुअल रेट, और जो भी आपकी अर्निंग पर शेयर है, जो अर्निंग्स है आपकी, क्यों हम यहाँ पे ये अज्यूम कर रहे हैं, ऑलवेज रिमेंबर कि ये जो अर्निंग्स है राइट, दैट इज एक्चुअली द डिविडेंड्स इन टर्म्स ऑफ ए डिविडेंड्स, जो आपकी अर्निंग्स है जब वो आप पे करते हो, तो दैट इज एक्चुअली वट एवर द पे ऑफ्स फॉर द शेयर होल्डर्स. सो यू कैन अल्टरनेटली यूज द डिविडेंड और द EPS in terms of perpetuity. And the constant growth DDM, a version of the dividend growth model in which dividends grow at the constant rate, जो आपके Gordon growth model है, in which the example continued, if the same stock is selling for $100 in the stock market, what might the market be assuming about the growth in dividends? और हमने देखा कि यहाँ पे जो आपको डाटा गिवन है उसके अंदर स्टॉक की जो सेलिंग प्राइस है दैट इज 100 एंड व्हाट माइट द मार्केट बी अज्यूमिंग अबाउट द ग्रोथ इन डिविडेंड. तो उसकी जो एजम्पशन है हमें पता है कि डॉलर ये और ये, दिस इज अगर डिविडेंड आपको गिवन होगी डिविडेंड व्हिच इज बेसिकली सेड दिस इज $3 and this is basically your return, and this is what you're going to find out. The answer is by rearranging it. आप इस rearrange करेंगे तो growth आपको पता चल जाएगी 0.09 and you can easily figure out by application of this constant growth model. Let's discuss the case of Fly Papers stock. Dear students, it is written that in March 2001, Fly Paper stock sold for about $73. Security analysts were forecasting a long-term earnings growth rate of 8.5%. The company was paying dividends of $1.68 per share. The data is given at the bottom. आइए इस डाटे को देखते हैं. हम ये देख रहे हैं कि जनाब जो फ्लाई पेपर्स का स्टॉक है सोल्ड फॉर अबाउट $73, जो कि उसकी P0 है. सिक्योरिटी एनालिस्ट वाज फोरकास्टिंग लॉन्ग टर्म अर्निंग ग्रोथ रेट ऑफ 8.5%, और ये दिस इज बेसिकली दी
forecasted, जो एक रेट है ग्रोथ रेट, एंड दिस इज द डिविडेंड विच इज $1.68 पर शेयर। और यहाँ पे आपकी जो रिक्वायरमेंट आपसे पूछी गई है आप उसको देखते हैं। अज्यूम डिविडेंड्स आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो अलॉन्ग विद अर्निंग्स एट जी 8.5% पर ईयर इन परपेचुटी। इधर इन्होंने बता दिया कि जी परपेचुटी अगर वो फॉर एवर ग्रो करती है, व्हाट रेट ऑफ रिटर्न आर वर इन्वेस्टर एक्सपेक्टिंग, इधर आपने आर फाइंड करना है। दिस इज बेसिकली योर कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल ऑफ डिविडेंड। और यहाँ पे जो डिविडेंड 1 है वो हम देखते हैं उसकी प्राइस, दैट इज बेसिकली $1.68। और यहाँ पे आइए हम लिखते हैं $1.68 प्राइस आपको गिवन है विच इज बेसिकली दी $73। आए इधर लिखते हैं कि दैट इज बेसिकली $73 एंड देन यू गो टू फाइंड आउट आर। जी आपको गिवन है 8.5%। तो डियर स्टूडेंट्स, let's assume dividends are expected to grow along with the earnings at growth rate of 8.5% per year in perpetuity. What rate of return were investors expecting? जो rate of return है वो expect कर रहे हैं using the growing perpetuity formula we have। अब हम यहाँ पे इसकी calculations करते हैं। हमें पता है यहाँ पे जो dividend आपको given है that is $1.68 और जो प्राइस आपकी गिवन है दैट इज $73। इसको हम डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ पे आपने आर कैलकुलेट करना है, जो ग्रोथ रेट आपको 8.5% गिवन है। इसको आप इस तरह भी रीअरेंज कर सकते हैं, आर माइनस 8.5% इंटू $73 इज इक्वल टू $1.68। और इसकी कैलकुलेशंस के बाद जो आपके पास एग्जैक्ट फिगर आएगी दैट इज बेसिकली द 10.80%। सेकेंड है फ्लाई पेपर वाज एक्सपेक्टेड टू अर्न अबाउट 12% ऑन द बुक इक्विटी एंड टू पे आउट about 40% of earnings as dividends. What do these forecasts imply for G and for A? हम यहाँ पे देखते हैं कि 1.0 माइनस जो पे आउट रेशो यहाँ पे उन्होंने बताई कि दैट एग्जैक्टली दी 50%, उसमें से आप जब निकालते हैं तो यू गेट दी प्रो बैक रेशो एग्जैक्टली 50%। मजीद आगे चलते हैं तो दैट 50% मल्टीप्लाई बाय 12% जो 0.5 है जो कि अभी आपने फाइंड किया विच इज बेसिकली दी फ्लो बैक रेशो, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 12%। ये जो 12% है आपका दैट इज बेसिकली रिटर्न ऑन इक्विटी एंड यू बाय मल्टीप्लाई दीज टू फिगर जो कि आपको यहाँ पे है ROE एंड दिस इज बेसिकली योर फ्लो बैक रेशो। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यू गेट दी ग्रोथ रेट ऑफ 6%। अब ग्रोथ रेट आपको गिवन है, अब आपने आर को फाइंड करना है। व्हाट इज बेसिकली दी आर, हमें पता है ये $73 है, डिविडेंड इज एग्जैक्टली $1.68। हम इसको डिवाइड करेंगे, आर आपने फाइंड करना है और ग्रोथ आपको 6% यहाँ पे गिवन है। यू सिंपली रीअरेंज इट $73 into R minus 6% which is equal to $1.68। इसको सॉल्व करने के बाद इस सारी एक्सप्रेशन को you get the result of 8.3%, 30%। So इस एग्जाम्पल में हमने जो कैलकुलेशंस की, जो हमने देखा the growth rate is how to find out that dividend growth rate. It is quite obvious when you're going to find out what would be your required rate of return, what would be your
return on equity, and you times it with whatever your flowback ratio, which makes some sense because the flowback ratio is going to be invested in your business again, and you want to find out the actual earning and the growth rate of it. You simply multiply it with your return on equity, which is basically taken from the same concept of whatever your EPS divided by your book value equity, and that becomes exactly your cost of capital, the cost of equity, which is R, and then you can easily find out your whatever your growth rate is, और उस growth rate के बाद you can easily figure out कि उसकी stock की जो actual जो rate है वो क्या है. So the valuing common stocks, if a firm elects to pay a lower dividend and reinvest the funds, the stock price may increase because future dividends may be higher. And the payout ratio, fraction of the earnings paid out as dividends, and the flowback ratio, fraction of earnings retained by the firm. Valuing common stock, growth can be derived from applying the return on equity to the percentage of earnings plowed back into the operations that we discussed earlier, and the G is equal to return on equity into flowback ratio. Let's value the another common stock and see the example. Our company forecast to pay a $5 dividend next year, which represents $100 of its earnings. This will provide investors with a 12% expected return. Instead, we decide to plow back 40% of the earnings at the firm's current return on equity of 20%. What is the value of the stock before and after the plowback decision? Now here we are two situations. इसको अभी हम summarize कर लेते हैं. जो एक forecast dividend pay है जो कंपनी ने forecast की है, that is basically the $5 next year, जो कि उन्होंने कहा that represents the 100% of its earnings. And this will provide investor with a 12% expected return. एक expected return भी उन्होंने बता दिया कि जो कि 12% है. Instead, we decide to plow back 20%, जो कि आप 40% of the earnings at the firm's current return on the equity of 20%. What is the value of stock before and after plowback? Before the growth and no growth situation हम देखेंगे. No growth situation में we have here the price. You want to find out. This is basically your dividend. This is exactly your discounted rate, and will give you the price exactly the same. In order to find the with growth, you got to find out the growth, which is basically the G. This is exactly your return on equity, and when you're going to multiply with the flowback ratio, which is 40%, you get the 0.08. And we know that 40% of the earnings at the firm's current return on equity is 20%. That means if that dividend, which is basically $5, is the 100% of earnings, we take out the 40% of it, and we get this $3 which is here. And this $3, when we going to take the fraction of it, you get the $75. Here is the important point. Somehow, if you opt a no growth policy, look at the price of your share. This is your share price. Now, if you take the option of the growth and reinvested the amount, look at the actual growth of your share price. So under this situation, we can easily figure out if you want to value a common stock. It is very important just to find out your growth rate, and that growth rate will be highlighted in your share and the stock price, and you can exactly evaluate your common stocks. Now, dear students, let's move on to the next slide. And here we see, if the company did not plow back some earnings, the stock price would remain at 41
$41.67. With the plowback, the price rose to $75. And that basically gives you the idea कि if the company did not plow back some of the earning, जिसमें हमने फाइंड किया कि a company with no growth, उसमें हमारे पास 41.67 प्राइस आई, प्राइस ऑफ द स्टॉक, एंड विद द प्लो बैक द प्राइस रोज टू $75, जो कि एक ट्रेमेंडस बूस्ट थी प्राइस के अंदर. एंड व्हेन वी टेक द डिफरेंस आउट ऑफ इट, दैट 33%, 33.33, which is in a dollar amount, is called the present value of the growth opportunities. We term it as a PVGO, present value of the growth opportunities, and it is one of the very concerned investors ratio. So the present value of growth opportunity is the net present value of the firm's future investments. Now this is the present value of the growth opportunity is a very important ratio for the investors, and that net present value of the firm's future investments. The sustainable growth rate is the steady rate at which a firm can grow, which is equal to plowback ratio into times the returns on equity, जो कि हमने अभी डिस्कस किया अपने प्रीवियस एग्जांपल्स के अंदर. Now the stock price and earning per share, growth stocks and the income stocks. What is basically the difference in between? The growth stock, investor interested in future growth of the earnings rather than in next year's dividends. इसमें हमने देखा कि जो अभी हम देखेंगे एग्जाम्पल भी आगे कि जो ग्रोथ स्टॉक हैं बेसिकली जो इन्वेस्टर्स हैं दे आर मच मोर इंटरेस्टेड इन द फ्यूचर ग्रोथ रादर देन दे बेसिकली इंटरेस्टेड टू गेट द नेक्स्ट ईयर बोनस इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड्स, जो कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कंसिडरेशन के लिए किसी भी इन्वेस्टर के लिए, एनालिस्ट के लिए, कि आया कि जो इन्वेस्टर्स हैं शेयर होल्डर्स हैं वो डिमांड क्या कर रहे हैं. या तो वो अपना बोनस चाह रहे हैं कैश डिविडेंड के तौर पे या स्टॉक डिविडेंड में, या फिर वो दे आर बेसिकली अलाउइंग द कॉर्पोरेशन दैट दे गो फॉर इन ग्रोइंग अपॉर्चुनिटीज़, या उसमें जो एक जो ग्रोथ रेट है उसको इंक्रीज करने के लिए. और इनकम जो स्टॉक इन्वेस्टर इंटरेस्टेड प्राइमरीली फॉर द कैश डिविडेंड्स, कैश डिविडेंड्स होंगे, they were interested in the next coming years to obtain that option. Firm that doesn't grow, expected return can be calculated as if the dividend is $10 a share and the stock price is $100, then expected return is equal to dividend yield, which is equal to earnings price ratio. हमने देखा कि जो dividend yield है that is basically dividend divided by price P naught, which is equal to earning per share divided by P naught. और अगर हम इसको विजुलाइज करें तो in order to understand it, we have here a dividend of $10 and whatever the price is given, which is basically the $100. And this EPS, if we consider it, जो भी इसकी वैल्यू आएगी that is basically the 0.10, and the price of it जो भी आप कैलकुलेट करेंगे, how to calculate it, you simply dividend divide by जो भी आपने dividend expected return find किया. So if the dividend one is 10, you divide it with 10, you will get the same price of $100. So इस सिचुएशन को समझने का मकसद ये है कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ टू अंडरस्टैंड कि इसमें हमने देखा जो कि आपकी एक डिविडेंड यील्ड है दैट इज एज सिमिलर विद दी अर्निंग्स प्राइस रेशियो, क्योंकि इसके अंदर जो अपॉर्चुनिटीज़ है जो आपकी हमने एक रिटर्न फाइंड आउट किया दैट इज बेसिकली एज सिमिलर व्हेन somebody is not taking a growth opportunity and reinvest, not going to reinvest the amount, और वो जो डिविडेंड यील्ड है आपका वो कैसे इक्वल हो जाता है आपकी अर्निंग प्राइस रेशियो के साथ. इसमें हमने देखा कि जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो एज एग्जैक्टली द सेम द 0.10 विच इज समहाउ
इज इक्वल टू 10%, एंड जब हमने प्राइस फाइंड आउट की तो वो दैट गिव्स यू द सेम प्राइस ऑफ $100 इन द नेक्स्ट कमिंग ईयर, जो कि बता रहा है कि देयर इज नो ग्रोथ इन इट. Now the expected return can be calculated in the same way that equal the earning price ratio. Earnings reinvested is equal market capitalization rate. हमने market capitalization rate को consider किया था, which is basically the dividend yield, जो कि earnings reinvested है, और उसको हमने भी find out किया कि that is basically the dividend divided by whatever the price you're going to take the fraction of it. Suppose the company opt an opportunity of $10 a share next year and assumed the dividend could increase to $11 a share. If the 10% rate assumed to an opportunity cost of the investment, what would happen? NPV value of the per share at year 1 becomes net present value, which is equal to -10 plus 1 by 10, which is exactly the same 0. क्योंकि यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपने जो समझनी है वो ये कि जो एक अपॉर्चुनिटी है ग्रोथ की, जब आपने ये देखा कि उसको आप ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं ले रहे और आप उसको डिविडेंड दे रहे हो, तो ये एक रॉन्ग सिग्नल आता है, जो कि अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है लेट्स से कि जी शेयर प्राइस जो है वो आगे आने वाले वक्तों के अंदर बढ़ेगी, इंक्रीज करेगी, तो दैट गिव यू द नील डिविडेंड इन द ईयर 1, गिव यू द सिग्नल ऑफ इट. और जो सिग्नल आपके पास है, जैसे उन्होंने नीचे बुलेट के अंदर दिया कि शेयर प्राइस विच assumed टू इंक्रीज फ्रॉम $10 to $11 इन कमिंग ईयर विल नॉट इंक्रीज बिकॉज ऑफ द नील डिविडेंड इन ईयर 1, क्योंकि आपको वहां पे डिविडेंड नहीं दिया ईयर 1 में, तो दैट गिव्स यू द इक्वल बैलेंस ऑफ इट. Market capitalization rate equals the earnings price ratio, which is EPS divided by P naught, which is equal to 10, which is give you the rate exactly the same 0.10. In general, we can think of stock price as the capitalized rate of average earnings under a no growth policy plus present value of the growth opportunities, which is equal to P जो price है वो that is equal to EPS divided by R plus PVGO. It will underestimate R if PVGO is positive and overestimated if PVGO is negative. और इसमें हमने ये देखा कि जो भी स्टॉक प्राइस है, क्योंकि आपने स्टॉक को वैल्यूएट करना है, जो भी स्टॉक प्राइस है इज एज द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द एवरेज अर्निंग्स अंडर ए नो ग्रोथ पॉलिसी, विच इज बेसिकली द एडिशन ऑफ बोथ द नो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज और द ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज. और हमने इसको देखा कि जो अगर ये नेगेटिव होगी present value of growth opportunities, if that is negative, it basically gives you the idea of overestimation of R, and if that is basically the positive, it underestimates the R, and that R is basically what we call a yield, the dividend yield or cost of opportunity cost or cost of capital of the in terms of a common stock. Dear students, let's go through with the summary, the topics we discussed so far in this lecture. Number 1 is how to value common stock. We come to learn and we discuss how to value the common stock, क्योंकि हमने ये देखा कि जो बाइंग है स्टॉक का, जो शेयर्स का है, it is a very very crucial occupation, बड़ा risky business है, and you got to understand if you being a part of any corporation how to value your common stock. इसमें हमने देखा कि जो इन्वेस्टर्स है जहाँ पे वो अपना एक गेम प्लान लेकर आते हैं और वो कहते हैं कि जनाब अगर आपने इन्वेस्टमेंट करना है किसी भी स्टॉक में तो दैट गिव यू दी माई सिस्टम और माई स्ट्रीम और माई मेथोडोलॉजी और माई इन्वेस्टमेंट प्लान विल गिव यू द बेटर सुपीरियर इन्वेस्टमेंट रिजल्ट्स. और जो फर्म्स के पर्सपेक्टिव से हम डिस्कस किया तो हमने देखा कि फर्म्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब वो कोई भी इन्वेस्टर या शेयर होल्डर अपना शेयर्स को ट्रेड करना चाह रहा है या वो मार्केट के अंदर कैपिटल मार्केट के अंदर ट्रेड करना चाह रहा है, तो हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर देम एज वेल कि जी उन्होंने उसको प्राइस कैसे करना है. एंड हाउ टू वैल्यूइंग द कॉमन स्टॉक, ये भी हमने देखा. और हमने ये जाना कि जो एक कॉमन स्टॉक की
वैल्यूएशन है दैट इज एज सिमिलर एज व्हेन यू गोइंग टू फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द रियल एसेट्स, जिसके अंदर हमने देखा कि जो शेयर होल्डर्स की अर्निंग्स हैं, पे ऑफ्स हैं, दैट कम्स फ्रॉम द डिविडेंड्स, और उसके बेसिस पे हमने कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल देखा, कंटिन्यूस ग्रोथ मॉडल देखा, और उसकी बेसिस पे हमने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश की, जिसमें कैपिटलाइजेशन रेट्स था और डिफरेंट रिटर्न्स मेजरमेंट्स को भी हमने डिस्कस किया। सो यहाँ तक हमने कॉमन वैल्यू स्टॉक को डिस्कस किया है, एंड आई होप सो यू विल रिवाइज द असाइनमेंट्स, you will revise the lectures whatever we discussed so far. Thank you very much.